सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पिछली बार हमने चर्चा की थी संसदीय शासन व्यवस्था की। शक्ति प्रकरण के आधार पर शासन की दो प्रणालियां, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति प्रकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है, उसके आधार पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली कार्य करती है। यानी इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका प्रशासन का कार्य यानी कानून को लागू करे और न्यायपालिका न्यायिक कार्य यानी एडजुडिकेशन का कार्य करे। इसमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका एवं विधायिका होती है ना, वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होती। जिस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर उनके मध्य घनिष्ठ पारस्परिकता या संबंध होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती है, उनका जुरिडिक्शन अलग होता है और वो एक दूसरे से संबंध नहीं होती। इस प्रणाली में देश का सर्वोच्च शासक जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति कहते हैं, जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है एवं वह व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता। और व्यवस्थापिका केवल विशेष परिस्थितियों में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राज्य अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों एवं निर्णयों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है एवं इसमें इस शासन व्यवस्था में स्थायित्व या स्थायीपन रहता है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। तो जो इन विशेषताओं की बात करें, पहला विशेषता है यथार्थ कार्यपाल, रियल एग्जीक्यूटिव। इससे तात्पर्य यह है कि संसदीय शासन में नाम मात्र और वास्तविक दो कार्यपालिकाएं होती है, पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। वही राज्य का अध्यक्ष होता है और वही सरकार का अध्यक्ष, यानी वो राष्ट्रपति ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। दूसरी विशेषता है कि जो राज्य अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है, उसका उत्तरदायित्व है व्यवस्थापिका के प्रति न होकर वह अपने वोटर्स के प्रति, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। और तीसरी जो इसकी विशेषता है, मंत्रिमंडल या जो कैबिनेट होता है राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का एक प्रकार से विश्वसनीय सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में होते हैं और वो उसको सामान्यतः राष्ट्रपति की किचन कैबिनेट कहा जाता है। अगली जो विशेषता है कैबिनेट होती है, वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वो व्यवस्थापिका की यानी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो मंत्री हैं वह अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर नहीं होते, ना उसकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं। अगली विशेषता इसकी जो है वह शासन में स्थायित्व, ये इसकी सर्वोपरि विशेषता है। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। बीच के अंदर व्यवस्थापिका कोई अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको नहीं हटा सकती, अपितु विशेष परिस्थितियों में महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाकर ही राष्ट्रपति को हटा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोषों की। तो जब हम इसके गुणों की बात करते हैं, तो पहला जो सर्वोपरि गुण है, जिस पर जैसे संसदीय शासन में उत्तरदायित्व है, संसदीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम गुण है, वैसे ही स्थायित्व है, यानी कि शासन में यानी कार्यपालिका का जो स्थायीपन है, स्थायित्व है, वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सर्वोपरि गुण है। क्योंकि कार्यपालिका में स्थायित्व रहता है, इसलिए जो कार्याध्यक्ष है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो अपनी नीति, प्रोग्राम, एजेंडे को सही तरीके से लागू कर सकता है और उस एजेंडे में वो कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता बनाए रख सकता है। अगली जो विशेषता है वो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है। जो हम जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में जो बिल है वो संसद या विधायिका में मंत्री रखते हैं और विधायिका उनको पारित करती है। फिर राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति उनको या राजा उनको पारित बिलों को एक्ट का अपनी सिग्नेचर करके एक्ट का रूप देता है। परंतु यहाँ कानून निर्माण का कार्य
मंत्री नहीं करते, मंत्री बिल वगैरह नहीं रखते, वे सिर्फ व्यवस्थापिका का स्वयं का कार्य है वो कानून निर्माण का, लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग, जैसे अमेरिका में कांग्रेस करती है। इसमें जो दलीय व्यवस्था होती है अध्यक्ष शासन प्रणाली में, वो लचीली व्यवस्था होती है। हालांकि दलीय व्यवस्था होती है, परंतु दलीय जो कठोर कानून या अनुशासन है वो इसमें लागू नहीं होता। विपक्षी पार्टी के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है, या सत्तापक्ष के दल के लोग भी अपनी सरकार की आलोचना स्वतंत्रता से कर सकते हैं। और इसमें जो शासन की जो सारी शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति में ही केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार हम देखें अध्यक्ष शासन प्रणाली के ये प्रमुख गुण हैं। इन गुणों के साथ साथ अध्यक्ष शासन प्रणाली में कुछ दोष हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शासन के उत्तरदायित्व की समुचित व्यवस्था इसमें नहीं होती। इस कारण ये पूर्णपणे निरंकुश और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो राज्याध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है और उसको सामान्य परिस्थितियों में हटाया भी नहीं जा सकता, और सारी की सारी शक्तियों का केंद्रीकरण राष्ट्रपति में हो जाता है। इसलिए ये जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ संकेत करती है। अगली जो इसमें अवगुण है वो शासन में गतिरोध की स्थिति रहती है, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। उनका अपना अपना जुरिडिक्शन कार्य क्षेत्र होता है, और इन कार्य सामंजस्य या सहयोग नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार को लेकर कई बार इनके अंदर गतिरोध हो जाए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और वहां की कांग्रेस के अंदर प्राय वहां कानूनों और नीतियों को लेकर गतिरोध की स्थिति मिलती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता। अगला जो दोष है इसका वह है कि राष्ट्रपति जो है वो ही गतिरोध वाली स्थिति है कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का समर्थन प्राय सदैव नहीं मिलता। यानी जो अमेरिका में कांग्रेस है और राष्ट्रपति है, उनके मध्य टकराव रहता है। राष्ट्रपति की बहुत सी नीतियों को वहां की कांग्रेस अस्वीकार कर देती है, और राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस के कई कानूनों को मानने से मना कर देता है। इस कारण राष्ट्रपति और कांग्रेस के मध्य हमेशा ही एक प्रकार से गतिरोध की स्थिति रहती है, तनाव की स्थिति रहती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छी नहीं कह सकते हैं। और हम सार रूप में देखें, अध्यक्षीय और शासन प्रणाली दोनों की तुलना करके देखें तो जो वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली से बेहतर संसदीय शासन प्रणाली को माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक जिम्मेदार और उत्तरदायी शासन होता है, और उत्तरदायित्व की जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा कारगर है।